चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। आई होप आपने कर लिया होगा। और क्वेश्चन क्या था जरा एक बार देख लेते हैं। एक ये वायर है, और इसके नीचे एक दूसरा वायर है। ठीक है, तो मैंने टोटल एक्सटेंशन पूछा था, और इस टोटल एक्सटेंशन में ये वाला जो वायर था ऊपर वाला, इसकी लेंथ, मास क्या था, कोई जरा बताएगा मुझे। MGLAY आंसर भेजा। एक मिनट, मुझे पहले इसका क्वेश्चन का जो डेटा था वो जरा कंफर्म करें। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, कोई डेटा बताएगा मुझे। सर ऊपर वाले का 2y a l/2 2m 2y a l/2 2m और नीचे का y a l m। अच्छा एक सेकेंड, नीचे वाले का y a l और m, ये डेटा था। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें इसका एक्सटेंशन हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा L1, और फिर हम इसका कैलकुलेट करेंगे डेल्टा L2, और दोनों को ऐड कर देंगे। राइट, अब इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्सटेंशन अगर होगा तो केवल अपने वेट की वजह से होगा। तो इसका फॉर्मूला था FL/AY। अब इसमें FL में F की वैल्यू बाई मेन था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा, यहाँ पे टेंशन सबसे कम, इसके लिए तो इसका जो मास है वो m है, तो इस जगह पे टेंशन कितना आएगा mg, और यहाँ पे टेंशन कितना आएगा 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इस f की वैल्यू में एवरेज वैल्यू रखेंगे। तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी mg/2, और l और क्या ay, ये आपका डेल्टा L1 आ गया। ठीक है, ये आपका डेल्टा L1 आ गया। अब इसके बाद देखिए आगे, इस वाले के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ का जो इस जॉइंट पर टेंशन mg है और इसका मास 2m है, तो यहाँ पे टेंशन 3mg हो जाएगी। 3mg कैसे, आपको बताया था। 3mg के लिए यहाँ पे इसका अपना वेट 2mg तो आएगा, और साथ ही साथ नीचे वाले का भी तो सपोर्ट होगा। तो ये mg और 2mg और इंक्रीज होके 3mg। तो अब इसमें जब हम डेल्टा L2 निकालेंगे इस वाले के लिए डेल्टा L2, तो फिर से फॉर्मूला FL/AY। यहाँ पे गौर करने की जरूरत है कि वैल्यू अलग अलग है। L की वैल्यू L/2 है, ठीक है। A वही है लेकिन Y की वैल्यू 2y है, तो इस पर गौर करना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा L की जगह L/2 और यहाँ पे Y की जगह 2y, एक तो ये। और अब बात करते हैं हम F की। तो F का मैंने क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करके आधा करना होता है। जैसे यहाँ पे mg और 0 को ऐड करके mg/2। तो अब मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो 3mg और mg 4mg का आधा एवरेज रखना है, तो ये आ जाएगा 2mg/L, और यहाँ पर ये 4ay। ठीक है भाई, 2mg/L/4ay, तो ये कट जाएगा आपका, और हमारे पास mg/2ay आ गया। तो ये और इसका बराबर आ गया। तो फाइनली जो डेल्टा L होगा नेट या टोटल एक्सटेंशन पूरे वायर सिस्टम के लिए, 2 वायर सिस्टम के लिए, एक ये था एक ये था। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर लो, 2 का फैक्टर आ ही रहा है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया mgL/AY। हाफ इसमें है और हाफ इसमें है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो mgL/AY, ये डेल्टा L आ गया। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन, इजी अप्रोच। और इजी तो नहीं ट्रिकी है, लेकिन आपको जो अप्रोच बताइए उससे आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। ये आ गया आपका डेल्टा L1 और ये आपका डेल्टा L2, और ये वैल्यू दोनों की ऐड करके फाइनल आंसर आपका ये चेक कर लें।
ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूं अब इसको। आई होप नोट कर लिया होगा, अगर फिर भी नहीं कर पाते स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और इसमें कोई भी डाउट हो ऑफलाइन क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं अवेलेबल करा ही दूंगा, बट अब कई बच्चों को लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग ही देख लूंगा, टाइम उतना ही लगना है। आप लाइव कर लो या ऑफलाइन उसको बाद में रिकॉर्डिंग देख लो, टाइम उतना ही लगेगा देखने में। तो बेटर है कि यहाँ समझने पे ध्यान दें। नाउ अब देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है यहाँ पे। अच्छा सवाल है, ये एक रॉड है और इस रॉड का YAL आपको दिया है, रॉड का YAL दिया है और रॉड यहाँ पे फिक्स कर रखी है इधर दीवार में। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैपिटल L है। ठीक है, और एक छोटा सा ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है M मास का, और उसे मैंने वेलोसिटी U दे दी। ये इसके साथ टक्कर करेगा और टक्कर करके वापस लौटेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये मास छोटा सा है, मतलब इसका जो साइज है ना, ये लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानना है आपको। ब्लॉक का मास, ये ब्लॉक है छोटा सा, ये ब्लॉक है। ठीक है, इसका मास, ये जो साइज है वो छोटा है, मास छोटा नहीं, साइज छोटा है इस लेंथ के कंपैरिजन में। यहाँ एक रॉड को हमने फिक्स कर रखा है, ये एंड इसका फिक्स्ड है। ठीक है, अब ये ब्लॉक जाता है, टकराता है और वापस लौटेगा, तो आपको बताना है। और इसमें ये दिया है कि इसकी इसके साथ जो टक्कर होगी, इफ कोलिजन इज elastic, if collision is elastic, then find time period of oscillation। मे बी, शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन SHM में हो सकता है आपको ऐसा सवाल मैंने शायद कराया हो। कराया क्या ऐसा क्वेश्चन? SHM में बढ़िया सवाल है, टफ तो नहीं है, पर हाँ ट्रिकी है। टफ नहीं है, ट्रिकी है। ये ब्लॉक आगे जाएगा, इसके साथ रॉड है, ये रॉड है। ठीक है, फिक्स्ड रॉड, ये रॉड है पूरी, जिसका YAL आपको दिया है। इसके साथ टकराता है, इलास्टिक कोलिजन करेगा, वापस आएगा, तो पूरे एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। पहली बात ध्यान देने की है कि ये कोलिजन इलास्टिक है और ये SHM नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मोशन करेगा ना यहाँ पे, इस जगह नेट फोर्स 0 होगा, जबकि SHM के लिए फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x होता है। ठीक है, और इसके साथ टक्कर करके लौट आएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। हाँ, एक आंसर ये किया है, चलिए देखते हैं, सही आंसर है। ठीक है, तो आप देखिए, ये यहाँ से जब जाएगा तो काफी बच्चे आप में से ऐसा सोच रहे होंगे, आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, कि ये टक्कर करके जाने आने का टाइम, यानी L जाने में और L आने में, ऐसा नहीं। आप देखिए, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि कोई रॉड या वायर को हम एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं, स्प्रिंग की तरह। तो आप इस रॉड को एक स्प्रिंग की तरह सोच सकते हो। अब आपने कहा सर स्प्रिंग कहाँ है, लेकिन फिर भी कुछ तो दबेगा ना, कुछ खींचेगा, दबेगा, तो इसलिए स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और आपको इससे मिलता जुलता सवाल हो सकता है, मे बी मैंने कराया होगा कि एक स्प्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, और एक ब्लॉक यहाँ से आता है ना। तो आप गौर करना, ये वाला डायग्राम एक ही मान के चल सकते हो आप। ये ब्लॉक जब आगे जाएगा तो स्प्रिंग को कुछ दबा देगा और फिर वापस लौटेगा। तो ध्यान से सुनना, ये जाएगा और लौट के आएगा, इस दौरान तो इसके साथ स्प्रिंग के साथ जुड़ा रहेगा, इस दौरान तो स्प्रिंग के साथ जुड़ा रहेगा, है ना।
इस दौरान स्प्रिंग के साथ में जुड़ा रहेगा और ये आधा ही चक्कर करेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आएगा फिर स्प्रिंग से अलग हो जाएगा। तो आपको गौर करना है कि इसमें जाने और आने में समय सिर्फ T/2 लगा। SHM में ऐसे सवाल कराए थे मैंने, आपको याद होगा। देखो ब्लॉक अगर परमानेंट जुड़ा होता तो अंदर दबाता ऐसे और फिर इसको स्प्रिंग को खींच के ले जाता, खींच के भी ले जाता फिर वापस लौटता, ऐसे एक चक्कर पूरा होता। लेकिन ये दबाएगा लौट आएगा, यानी यहाँ मीन से एक्सट्रीम गया और एक्सट्रीम से मीन आया, तो आधा ही चक्कर हुआ T/2, और बाकी का जो टाइम लगा यहाँ से जाने आने में वो टाइम अलग रहेगा। तो ये जो T/2 आप जानते हैं, स्प्रिंग के साथ जब ब्लॉक जुड़ जाएगा तो ये स्प्रिंग पेंडुलम बन जाएगा, लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम का आधा ही टाइम होगा। तो 2π√m/k होता था, आप जानते हो, पूरे चक्कर का, लेकिन ये तो आधा ही चक्कर हुआ तो डिवाइडेड बाई 2 ये कट जाएगा। ठीक है, मैंने कहा इसकी जगह, और यहाँ पे ध्यान देना ये k की वैल्यू, इसके लिए k की वैल्यू YA/L हम लिख लेंगे बाद में, ठीक है, बाद में लिख लेंगे। और यहाँ से जाना और आना, जाना आना ये वाले पाथ के लिए इसकी लेंथ L है और इसकी स्पीड इस दौरान कांस्टेंट रहने वाली है, u लिया मैंने u। ठीक है, तो इसमें दो टाइम पीरियड आएंगे, एक तो इसको मैं लेट T2 कह देता हूँ, और एक यहाँ से जाना और आना ये वाला टाइम उसे मैं T1 कह देता हूँ। ये जाने आने वाला समय T1 कह देता हूँ। तो टोटल टाइम मुझे जो चाहिए T, दैट विल बी द सम ऑफ T1 प्लस T2। ये आप ऐसे मत सोचना यहाँ से लौट आया, वो आगे का अलग दिखा दिया, ये अलग दिखा दिया। ठीक है, जाना और आना, तो T1 की वैल्यू हम लिखेंगे 2L/U, 2L/U। ठीक है, जाने आने का, प्लस इसके अलावा और क्या करेंगे इसमें, इसके अलावा और क्या करेंगे, इसमें और इसका टाइम जोड़ देंगे ये वाला। ठीक है, T2 वाला। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया π√m/k, और k की वैल्यू ये रही, तो ये आ गया YA/L। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा सवाल हो गया ये, कोई टफ नहीं है। आप देखिए टफ कुछ भी नहीं है, सिवाय एक कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया नया और उसको SHM वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर दिया। इलास्टिक कोलिजन है इसलिए हमने कोई एनर्जी का लॉस नहीं लिया है। अगर प्लास्टिक लेते तो चिपक के ही रह जाता, प्लास्टिक लेते चिपक के रह जाता, दबा के यहीं रुक जाता। और अगर इन इलास्टिक होता तो टक्कर के बाद जब लौटता ना तो इसके पास स्पीड u बचती नहीं। आपके मन में ये सवाल भी चल रहा होगा सर अगर इन इलास्टिक होता तो टाइम पीरियड डिफरेंट आता, और वो टक्कर के दौरान कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है उस पर डिपेंड करती कि लौटने के बाद इसकी स्पीड u से कुछ कम तो होती, पर कितनी होती इसके लिए बताना पड़ेगा कि इन इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू क्या है, तो वो फिर डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बट जो पूछने लायक सवाल एक बना वो ये वाला। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं। एक और अच्छा सवाल, और वो क्वेश्चन ये है कि ये छत से एक तार बना है और तार के साथ में एक ये बॉब है, बॉब यानी बॉल। ठीक है, तार की लंबाई 5 मीटर है और ये जो बॉल है, ये बॉल की जो रेडियस है, बॉल की जो रेडियस है, दैट रेडियस इज गिविंग यू 0.1 मीटर। अगर दिख ना रहा हो तो 0.1 लिखा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 0.1 रेडियस है इसकी बॉब की, बॉल की। ठीक है, और यहाँ नीचे फर्श है, फ्लोर।
तो यहाँ से छत से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये 5.22 मीटर है। कितना? 5.22 मीटर। इसके अलावा और आपको कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में और दी है, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। ये तार की लंबाई जब बिल्कुल खिंचा नहीं है उस समय 5 मीटर है। इसका बॉल का रेडियस 0.1 मीटर है। छत से ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5.22 मीटर है। और इसमें इसका जो मास है m, तार का y, और एरिया या डायमीटर ये भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉब का जो मास है गिवन है, ये मास 8 kg है। और y और इसका जो डायमीटर है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मेरे पास जो डाटा है, ठीक है। जो मेरे पास डाटा है 8 kg का ये है। और जो डायमीटर है इसका, डायमीटर 10 टू दी पावर, तार का डायमीटर 10 टू दी पावर -3 मीटर है। और तार का ही यंग्स मॉडुलस जो दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार देख के। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है वो स्टील का वायर है, तो दैट इज गिवन यू 2 × 10 टू दी पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मास इसका है और ये वायर का है, तार ये वाला, ठीक है। ये तो इंफॉर्मेशन दी, आप नोट कर लो। अब सवाल शुरू होता है यहाँ से। सवाल क्या है कि आप इसे साइड में ले जाके जब छोड़ देंगे, साइड में ले जाके जब छोड़ देंगे, तो जब ये ऐसे गुजरेगा तो क्या देखा कि ये तार, क्योंकि जब यहाँ से गुजरेगा तो आप जानते हैं थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि साइड में ले जाके जैसे हम छोड़ेंगे तो क्या देखा कि ये फर्श को टच कर जाता है। अभी गैप है, ये गैप है, तो ऐसा तभी तो हुआ होगा जब तार खिंच जाएगा। जाहिर सी बात है, तार कब खिंचा होगा? जब इसमें टेंशन आया होगा। तो अभी इसका मास 8 है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो 80 न्यूटन से इतना नहीं खिंचेगा। तो साइड में ले जाके जब छोड़ेंगे तो जब मीन पोजीशन से गुजरता है, आप याद करो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने जब पढ़ाया था, याद हो तो यहाँ पे टेंशन जो धागे में आती थी वो टेंशन mg तो आता ही आता था, उसके साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन भी आता था, ठीक है। मैंने हिंट कर दिया, आइडिया दे दिया। क्वेश्चन क्या है, तो अब इसमें पूछा है कि यहां लिख देता हूं मैं, इफ बॉब इज टेकन, बॉब को साइड में लेके गए ऐसे, बॉब इज टेकन असाइड एंड रिलीज, टेकन असाइड एंड रिलीज, एंड it is observed that if Bob is taken aside and released, it is observed that Bob इसी को कहते हैं, बॉल को, Bob just grazes the floor। grazes the floor का मतलब जमीन को छू जाता है वो उस समय, ठीक है। just grazes the floor का मतलब जमीन को जस्ट छू जाता है, राइट। तो just grazes the floor, then find the speed, find the speed of the bob at lowest position, find the speed of bob at lowest position। सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड पे हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है। डेटा ये है और ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमको जब यहाँ से छोड़ेंगे तो जब इस समय गुजर रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये बताना है, राइट। तो इसमें असल में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, एक तो वर्क एनर्जी पावर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, और एक इलास्टिसिटी का। क्योंकि जब ये यहाँ से स्विंग करेगा और ये 5 मीटर लेंथ उस समय एज्यूम करना है कि इस समय है जब इसमें कोई टेंशन नहीं है तब है। तो जब यहाँ से गुजरेगा तो टेंशन mg अकेले की नहीं आएगी, स्विंग करने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स का भी एक टर्म आएगा, आपको याद अगर आ रहा हो तो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होता था वो mg प्लस mv²r होता था, ठीक है। तो वो टर्म भी आपको इंक्लूड करना होगा। ये आप इसको डेटा को नोट करो सबसे पहले, बढ़िया सवाल बनता है, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। आप पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लो।
ये डेटा तो आपने नोट कर लिया हुआ, डायमीटर 10⁻³ है और यंग्स मॉडुलस ये दिया है, मास इसका बॉब का 8 kg है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे हमें शुरुआत करनी है, तो दो एक्सप्रेशन अलग अलग बनाने होंगे। पहली बात तो ये बॉब खिंच चुका होगा और खिंच के ऐसे हो गया होगा इस तरह से, अगर आपको दिख रहा हो, यानी कि इसका बॉब का सेंटर यहाँ आ गया होगा। अगर ध्यान से देखो तो पहले पहले इतना गैप था, मेरी बात सुनना ध्यान से, नोट बाद में कर लेना। पहले बॉब का लोअर सरफेस ये था, तो यहाँ तक की लंबाई, ये वाली जो लंबाई थी, गौर करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 5 मीटर तो तार की लंबाई है, और इस बॉब का जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है, तो जो डायमीटर हो जाएगा वो 0.2 मीटर, यानी यहां से यहां तक की लंबाई 5.2 मीटर, यहां से यहां तक की। और जब आप इसको स्विंग कर रहे हैं तो ये छू गया, तो इसका मतलब तार की लंबाई और बॉब मिला के इतना हो गया, यानी तार खिंचा कितना, यानी तार में जो एक्सटेंशन हुआ डेल्टा एल, तार में जो एक्सटेंशन हुआ डेल्टा एल, आप देखिए यहाँ पे था और अब ये इधर आ गया, तो ये तार ही तो खिंचा होगा, बॉब थोड़ी खींचेगा। तो अब 5.22 ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5.2, ये 5.2 कैसे हुआ समझ में आया? ये इसका डायमीटर भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, तो खिंच कितना गया, तो 5.22 माइनस 5.2, यानी जो तार खिंचा वो 0.02 मीटर खिंचा, तार इतना खिंचा। बात आई समझ में? और अब देखिए जो डेल्टा एल का फॉर्मूला है, डेल्टा एल का फॉर्मूला, वो डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए वाई। आज हमने कई बार यूज कर लिया ऑफलाइन क्लास में भी, एफ एल अपॉन ए वाई। यहां से डेल्टा एल हमारे पास है, ए है, वाई है, और एल, एल नेचुरल लेंथ है, ध्यान दें। तो ये इसे सॉल्व करके हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है पता है? टेंशन। तार खिंचाए तो तार में कितनी टेंशन आई, तो टेंशन हमारे पास आ गई वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। अब देखिए कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ दूंगा, बाकी फिजिक्स में बताता हूँ। y की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11। एरिया जब लिखेंगे तो ध्यान रहे वायर का एरिया हमें लिखना है। क्वेश्चन में हमको डायमीटर दिया है, तो आप मेरी बात पर ध्यान देना, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, या आप इसे पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी कह सकते थे। इसमें डी की वैल्यू डायमीटर की क्वेश्चन में 10⁻³ दिया था, तो पाई अपॉन 4 और डी डायमीटर का स्क्वायर करेंगे तो -6। ठीक है, ये एरिया हो गया। अब लेंथ में जो चेंज है वो ये रही आपके सामने, दैट इज 2 इंटू 10⁻²। इसे मैं -2 लिख सकता हूँ पावर में। ये डेल्टा एल अपॉन एल, वायर की नेचुरल लेंथ कितनी है, ये नेचुरल लेंथ ही होती है, तो दैट इज 5 मीटर। इसे आप सॉल्व करोगे ना तो टेंशन आ जाएगा। ये मान लीजिए क्वेश्चन का एक पार्ट हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब आते हैं कि स्पीड क्या होगी। तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए वर्क एनर्जी पावर में कि जब हम इसे स्विंग कराएंगे मीन पोजीशन से, यहां ध्यान दो, तो इसमें टेंशन T और इसका वेट mg, और जब ये स्विंग कर रहा है तो मैं ये कहूंगा कि T माइनस mg ही है जो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। T माइनस mg प्लस ये आ जाएगा mg इक्वल टू दिस, तो T टेंशन आ जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। T की वैल्यू आ गई mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। अब समझना यहाँ पे ये T हमारे पास ऑलरेडी है, mg भी हमारे पास है, और आप चाहो तो इसे ऐसे ही रहने दो, T माइनस इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। क्यों? क्योंकि देखो टेंशन तो ये रही और mg की वैल्यू 80 है ही, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं T माइनस 80। और अब गौर करना, मास नीचे आ जाएगा, मास नीचे आ जाएगा और r का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास 8 kg है। अब जो r का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उस पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। ये v स्क्वायर छोड़ दिया, v यहाँ से निकल ही आएगा। कैलकुलेशन आपको करनी होगी, टेंशन मैंने ये फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जैसे ये 10⁻⁻6 -2 -8 हो गया, तो 10⁻3 तो यही बचा है ना, और कुछ ये 2 और 2 4 ये चला जाएगा, और 10⁻⁻6 ज्यादा बड़ी हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, जो आंसर होगा मैंने आपको बता दिया है, आंसर आप लोगों ने इसमें बच्चों ने भेज दिया है। तो 10 की पावर ये -3 सॉरी +3। अब देखिए ये 1000 हो गया,
10 की पावर ये 1000 और 5 से और डिवाइड कर देता हूँ। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया टेंशन 200 पाई आ गई। इतना ही रहने दो, पाई बाद में देख लेंगे, है ना। ये टेंशन आ गई। अब ये यहाँ पे 200 पाई आप चाहो तो रख लो, कैलकुलेशन तो खैर करनी पड़ेगी आपको। 200 पाई 8 से डिवाइड, पाई 8 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 25 पाई। 8 से डिवाइड करेंगे तो 25 पाई, तो ये हो गया, और ये 10। ठीक है। अब बात आती है आर की। आर पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये समझना जरूरी है। ठीक है। अब देखिए, जब ये स्विंग कर रहा है तो आपको गौर करना है कि इसको स्विंग जो कर रहा है वो इस रेडियस में कर रहा है, इस रेडियस में। ठीक है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि वायर इतना खिंचाए जो बहुत ज्यादा नहीं, मामूली है, लेकिन आपको गौर करना है यहाँ पर कि ये एक्सटेंशन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन जो रेडियस थी वो ये थी। यहाँ पे मेरी बात समझो, वैसे तो थोड़ा नीचे है पर मैं इसे इग्नोर करके चल रहा हूँ, ज्यादा एक्सटेंशन नहीं है। बट ये 5 मीटर की रेडियस में नहीं, आपको अप्रोक्स आंसर मिलेगा 5 मीटर में अगर आप लेके चल रहे तो। क्योंकि रीजन ये है कि ये रेडियस ये वाली है, ये इस रेडियस में यहां से लेके यहां तक, तो इसमें ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 0.1। तो मेरा एक सजेशन ये है कि आप रेडियस 5.1 लेके चले। आपने कहा सर ये भी तो एग्जैक्ट नहीं, बात सही है बिल्कुल आपकी, क्योंकि एग्जैक्ट के लिए तो ये सेंटर और नीचे आ गया, पर बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा ना बहुत कम है एक्सटेंशन, तो आप इसको चाहो तो इग्नोर करके चल सकते हैं, अदरवाइज 0.2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर 0.2 नीचे आ गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो 5.12 करना पड़ेगा आपको, 12। तो मैंने उसको 5.1 ले लिया। आपने कहा सर 5.1 भी छोड़ो, 5 ले लें, तो आंसर फिर एग्जैक्ट तो ये भी नहीं आएगा, थोड़ा सा वेरी करेगा, बट इतना चलता है, क्योंकि सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल की वैल्यू को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल मैं लेके चल रहा हूँ। बट नियर टू आंसर अगर करना है तो 5.1 को भी आप 5 ले सकते हैं। देखो तार तो यहां तक है ना, तो सेंटर तो ये है इसका, तो सेंटर के लिए इसकी रेडियस जो दे रखी थी 0.1 मीटर वो ले लिए। तो जो रेडियस यहाँ पे जिसमें स्विंग कर रहा है, ये रेडियस आर है ना, जिस सर्किल में स्विंग कर रहा है, तो वो रेडियस आपका 5.1 लिया है मैंने। एग्जैक्ट नहीं है, मैंने ये वाला फैक्टर छोड़ दिया है, वो उतना चलता है। ठीक है। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अंडर रूट भी लेना है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो इसका अंडर रूट भी लेना होगा आपको। ये जो पूरा कैलकुलेशन आएगी अंडर रूट में, आर को मैं इधर ले आया तो ये बी आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल हो गया, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। नोट कर ले। और मैं बता दूं क्लास में आज जैसे आपसे बात हुई थी 8 बजे तक पढ़ाऊंगा, 7 to 8 क्लास रखा करेंगे इस समय। उधर मैं ऑफलाइन का टाइम थोड़ा कम कर दूंगा, आपको रिलैक्स कर दूंगा उधर, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा गर्मी की वजह से आप लोग भी वो है। तो 7 to 8 लेकिन रहेगा, आज भी मैं 8 बजे तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर रह गया अभी भी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें बतानी थी, छोटा सा एक टर्म है, और वो है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस बहुत खास तो नहीं है, पर इसमें एक सवाल बनता है ब्रेकिंग स्ट्रेस में, तो वो क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस है क्या? ब्रेकिंग स्ट्रेस, लेट मी कॉल इट बी एस, एंड दैट इज इक्वल टू, बी एस लिख दिया मैंने इसको शॉर्ट में, so it is equal to breaking
फोर्स, इट इज इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सो स्ट्रेस को अगर मैं एस लिख रहा हूं तो दिस इज एफ बाई ए। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर फोर्स हमें चाहिए तो स्ट्रेस इनटू एरिया, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन ये जो टर्म मैं बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मली तार वगैरह के लिए या रॉड के लिए टर्म यूज होता है। तो कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं कि एक रॉड की ब्रेकिंग स्ट्रेस इतनी है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, तो बताओ वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है टूटे बिना। और ये जरूरी है जानना आपके लिए इसलिए क्योंकि कोई केबल वगैरह जब डिजाइन करते हैं उस पर लोड वगैरह जब हम डालते हैं केबल वगैरह में, तो वो केबल टूट ना जाए। ठीक है, तो ये पहले चेक किया जाता है। ठीक है, केबल टूट ना जाए, जैसे लिफ्ट वगैरह उनकी केबल होती है तो वो कितना लोड सहन कर सकती है। ठीक है, तो जैसे उसमें आप लिफ्ट वगैरह में भी कभी बैठते होंगे तो आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है कि मैक्सिमम 8% अलाउड है या मैक्सिमम 6% अलाउड है। तो वो उसमें केबल की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले से, और वो डिपेंड करता है। तो ये जो एस है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी स्टील का तार है, प्लास्टिक का है, कॉपर का है, किसका है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जबकि जो फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स, वो मटेरियल के साथ साथ तार कितना मोटा है इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। तो आप जाहिर सी बात है, अगर एरिया ज्यादा होगा, ये एरिया है, एरिया अगर ज्यादा होगा तो आप देखेंगे कि ब्रेकिंग फोर्स भी ज्यादा होगा, यानी मोटा तार ज्यादा मजबूत होगा कि नहीं होगा। एरिया ज्यादा, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू ए। तो एक मोटी तार की केबल है और एक पतला तार की केबल है, जाहिर सी बात है मोटे तार की केबल होगी या मोटा तार होगा तो उसका ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा होगा। यहाँ पे एक बात नोट करने की जो है वो ये है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, while breaking force, breaking stress is the property of material, while breaking force not only depends upon, breaking stress is the property of material while breaking force not only depends upon material but also on area of cross section of the wire। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं, राइटिंग अगर समझ में आई हो तो। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल while breaking force not only depends upon material but also on area of cross section of the wire, यानी तार कितना मोटा उस पर भी ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। आगे एक छोटा सा सवाल मैं दूंगा, अच्छा सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आपको कुछ किताबों में, बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले आप ये नोट करिए। चलिए मैं क्वेश्चन बोलता हूं। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया
कि हमारी क्लास 8 बजे तक है, तो ये सेशन अभी एंड होगा, ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। तो अभी आपको रीजॉइन करना है। जैसे ये खत्म होता है, अभी 4 मिनट के करीब बचे हैं, तो आपको फिर से रीजॉइन करना है, राइट। तो आई विल कंटिन्यू क्लास टिल 8। तो अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, रह गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए, find the length of the wire, find the minimum length, find the minimum length of the wire, find the minimum length of the wire at which it will break. Find the minimum length of the wire at which it will break due to its own weight. यानी तार की कम से कम कितनी लंबाई हो कि लटका दें तो वो अपने वजन से ही टूट जाए। ज्यादा तो उससे ऊपर तो ज्यादा कोई भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी हो कि अपने वजन से ही टूट जाए, ठीक है। सो दैट इट ब्रेक्स ड्यू टू इट्स ओन वेट, सो दैट इट ब्रेक्स ड्यू टू इट्स ओन वेट। और कुछ डेटा मैं दे रहा हूं आपको। सो दैट इट ब्रेक्स ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने ही वजन से टूट जाए। सो दैट इट ब्रेक्स ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है। अब गिवन क्या है, नीचे लिख लें। गिवन ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द वायर इज एस, breaking stress of the wire is S, breaking stress of the wire is S, area of cross section of the wire is A, ठीक है। ये तार है तो इस तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A दिया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस S दिया है, और एक चीज की जरूरत होगी आपको, डेंसिटी। तो डेंसिटी D दे रखी है, ठीक है। वायर की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो वायर की डेंसिटी D दे रखी है, ब्रेकिंग स्ट्रेस S दे रखी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया है। तो अपने वजन से ही टूट जाए तो कम से कम कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझ, ये डेटा आप नोट कर लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके टूटने के चांसेस कहाँ से हैं, यहां से या टॉप से। तो जाहिर सी बात है यहां से तो कोई चांस नहीं, क्योंकि उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो वजन कहाँ से आएगा, टेंशन कहाँ से आएगी, सबसे ज्यादा टेंशन होगी यहाँ। तो यहाँ से टूटने के चांस होंगे। और आपको पता है कि यहाँ टूटने के लिए यहाँ पे जो इसका वजन है mg, वो इसके ब्रेकिंग फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। आप मेरी बात समझे, जो ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है, इसका जो वजन है वो ब्रेकिंग फोर्स के जस्ट बराबर भी हो जाएगा, टूट जाएगा, या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं F की वैल्यू इसके वेट mg के बराबर कह सकता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू S इंटू A। आप समझे, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन होगा तो यहीं से टूटने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे, mg जो इसका वेट है सबसे ज्यादा यहाँ पे टेंशन दे रहा होगा mg, तो mg इज इक्वल टू S इंटू A, ठीक है। अब ये mg में हम अगर लिखें एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, mg में एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी